ये भाई चलिए, तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में इतिहास के अध्याय 7 को पूरा कर दिए थे और आज हम पढ़ाएंगे आपको अध्याय 8 और आज अध्याय 8 स्टार्ट होगा। तो मैं बता दूं पहले इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है मुगल कालीन खतियारी समाज। इसको आप लोग भी लिख लीजिए, मुगल कालीन खेतिहर समाज। मुगल कालीन खेतिहर समाज, और इसमें ईस्वी भी निश्चित कर दिया है आपको 16वीं और 17वीं शताब्दी। इसको पोस्ट में लिख लीजिए, मुगल कालीन खेतिहर समाज 16वीं और 17वीं शताब्दी। इसको अगर लिख लिए हैं तो एक बार पहले समझ लीजिए। मेरे भाई, आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी चैप्टर जो होते हैं उसका जो नाम होता है उसमें उस चैप्टर की आत्मा रहती है, उस चैप्टर की पूरी कहानी उसी में छिपी हुई रहती है। तो आइए आप लोग भी अध्याय 8 के अध्याय का जो नाम है मुगल कालीन खेतिहर समाज, इसको पहले आप लोग समझे कि आखिर ये क्या है। मैं बता दूं, मुगल कालीन अर्थात भारत में मुगल वंश का शासन शुरू हुआ था। इसके संस्थापक बाबर थे और बाबर के द्वारा अर्थात मुगल वंश के द्वारा भारत में शासन किया गया था। उस समय में खेतिहर समाज मतलब खेती में काम करने वाले, चाहे वह किसान हो मजदूर हो, उस वह समाज मतलब उन लोगों के समूह की स्थिति कैसी थी, वो लोग किस तरह से काम करते थे, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजा का शासक का व्यवहार उसके प्रति कैसा था, ये सभी सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। और कब से कब तक? 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच, लगभग 100 वर्ष की बात है, एक दिन की बात नहीं है, लगभग 100 वर्ष की बात है। 100 वर्ष में खेतिहर समाज अर्थात किसान मजदूर की हालत कैसी थी उसको आप लोग को पढ़ना है। तो आप ये भी जानते हैं कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें जितना भी चीज पढ़ना होता है उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के तहत हम दिखाते हैं। तो आप लोग भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए। मुगल काल का संक्षिप्त परिचय। दूसरा में लिखिए मुगल कालीन कृषि के अध्ययन के स्रोत। मुगल कालीन कृषि के अध्ययन के स्रोत। और 3 नंबर में लिखिए किसानों की स्थिति।
और 4 नंबर में लिखिए रहट, रोहट और रहट क्या है? रहट क्या है? अब हम लोग 5वां नंबर में लिखेंगे। 5वां नंबर में है कृषि और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान। कृषि और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान। छठा में लिखिए मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। और 7वां नंबर में लिखिए लगान व्यवस्था में अकबर के सुधार। लगान व्यवस्था में अकबर के सुधार। और 8वां में लिखिए लगान व्यवस्था में औरंगजेब के सुधार। ऐसे कर दीजिए लगान व्यवस्था मतलब यही यहाँ पर हुआ में औरंगजेब, औरंगजेब के सुधार। औरंगजेब के सुधार। और 9 नंबर में लिखिए 9 नंबर में किसानों के प्रकार। किसानों के प्रकार। और 10 नंबर में लिखिए मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय की संरचना। मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय की संरचना। और 11 नंबर में वही होगा जो सभी जानते हैं अर्थात प्रमुख स्मरणीय तत्व। चूंकि हर चैप्टर में हम लिखाते हैं इसलिए इसको सभी जानते रहते हैं। लेकिन यह बहुत ही कारगर पॉइंट है। अब आप इसको लिख लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे पॉइंट की ओर। 1 नंबर में है मुगल का संक्षिप्त परिचय। आप लोग लिखिए कॉपी के बीच में। क्या है बाबू? इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। ऐसा माना जाता है कि मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोलों से हुई है और मंगोलों ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अर्थात एशिया महादेश के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर
इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया था और वहीं से उसी पद से मंगोले में से बाबर ने निकलकर भारत की ओर आया और भारत में आकर शायद मालूम होगा 1526 ईस्वी में आकर यहाँ पर एक राजवंश स्थापित किया जिसका नाम मुगल राजवंश या मुगल शासन पड़ा और फिर शुरू हो गया उसका शासन। तो शायद इसका संक्षिप्त परिचय हमने दिया। वैसे इसके और भी डिटेल दे सकते थे, लेकिन इसके बाद आने वाला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर, उसमें इसी के संबंध में डिटेल पढ़ना है, मुगले के विषय। इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा मुगल के विषय में चर्चा करना है, खेतिहर किसान को देखना है, लेकिन उसमें मुगल वंश के विषय में पूरी विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है, इसलिए इसमें हम संक्षेप में बताया। तो चलिए अब आप इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल से मानी गई है। मंगोलों ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जो धीरे धीरे विश्व के अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगी थी। भारत में 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की लगा दी, बढ़िया रहेगा, साम्राज्य की स्थापना की थी जो 1857 ईस्वी तक प्रभावशाली रहा। तो इस तरह से हमने मुगल क्या है इसका संक्षिप्त परिचय दिया। और अब अपना दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट का नाम है मुगल कालीन कृषि के अध्ययन के स्रोत। लिख लीजिए बीच में। कृषि के अध्ययन के स्रोत में है, स्रोत। अब देखिए मुगल कालीन कृषि के अध्ययन के स्रोत। मैं बता दूं आप लोग को, मुगल काल में मुगल शासन के समय कृषि और कृषक की क्या हाल थी, क्या स्थिति थी, उसको पढ़ना है। तो मैं बता दूं, उस हाल को जानने का जो स्रोत है, माध्यम है, उसको आज विस्तार पूर्वक हम पढ़ाएंगे। तो मुगल कालीन कृषि के अध्ययन के जो प्रमुख स्रोत है, पहले उसको आप लोग लिख लीजिए, 1 नंबर में लिखिए या 1 लाइन पहले लिख लीजिए ऊपर। देखिए मुगल कालीन कृषि के अध्ययन के, मुगल कालीन कृषि के अध्ययन के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। 1 नंबर में लिखिए बाबर नामा, दूसरा नंबर में लिखिए आईन ए अकबरी, ए अकबरी, आईन ए अकबरी। तीसरा अकबरनामा, तो मैं बता दूं आप लोग को, मुगल कालीन कृषक को जानने का जो स्रोत है वह
कई है लेकिन उसमें से यह 3 प्रमुख है। ये 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अध्ययन से मुगल शासन काल में किसान की हालत कैसी थी उसके संबंध में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले 1 नंबर लिख के आप लोग देख लीजिए, बाबरनामा। इसका संस्थापक बाबर था। यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाद में इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। इसमें 1504 से 1509 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें मुगल कालीन कृषि और कृषक दोनों का स्पष्ट जानकारी मिलती है। इससे मुगल कालीन कृषि और कृषक दोनों का स्पष्ट जानकारी मिलती है। इस तरह से आपने बाबरनामा को समझ गए, लिख भी लिया। आयन अकबरी, यह भी मैं बता दूं आप लोग को कि मुगल कालीन कृषक को जानने का प्रमुख स्रोत है और इसका लेखक अबुल फजल है। इसमें भी मुगल कालीन खेती के संबंध में विस्तार पूर्वक से वर्णन है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसका लेखक अबुल फजल थे। यह ग्रंथ काफी तर्क वितर्क करके लिखी गई थी। परिणाम स्वरूप इसमें वर्णित बातें लगभग सत्य है। इस ग्रंथ में भी मुगल कालीन कृषि की स्थिति का व्याख्या है। अतः इससे भी मुगल कालीन कृषि और कृषक के संबंध में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमने मुगल कालीन कृषि के अध्ययन के जो स्रोत 3 थे उसमें से 2 लिखा दिए। अब इन दोनों में अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कृषि और कृषक में क्या अंतर है? राइट, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। कृषि मतलब होता है खेती और कृषक मतलब होता है खेती करने वाला, अर्थात किसान हो गया, कृषक खेती जो करते हैं वह क्रिया हो गया कृषि। जी, और कोई? चलिए, तो हम आज आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय आपका इशारा कर रहा है। अतः आज के क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है। धन्यवाद।